अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनावी दंगल आज खत्म हुआ। पहले चरण में 21 प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन आज के चुनाव की दो बड़ी तस्वीरें सामने आई, एक बस्तर से और दूसरी बंगाल से। यूं तो बस्तर छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इसे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन वहां लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में मतदान किया। वहीं इसके उलट पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा हावी रही। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के सिर्फ 3 सीटें थी जहां वोटिंग हुई, लेकिन हिंसा के बीच 26,000 से ज्यादा सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात रहे, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा नहीं रुकी। बंगाल के जिस कूच बिहार में सबसे ज्यादा सुरक्षा बल और पुलिस की तैनाती थी, वहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई। चुनावों में बमबारी के लिए बदनाम हो चुके बंगाल से आए इस वीडियो को देखिए। ये देसी बम है। कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के घर के पास ये बम मिला। बीजेपी ने इसे टीएमसी की साजिश बताया। अगला वीडियो ये रहा। पुलिस वाले पानी में बम डालकर इसे डिफ्यूज कर रहे हैं। ये वीडियो भी कूच बिहार का ही है। यहाँ के भेटागुड़ी इलाके में 8 जिंदा बम मिले थे। गनीमत रही कि पुलिस बम फटने से पहले ही यहाँ तक पहुँच गई। पोलिंग स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे एकदम रास्ते पे ऐसे ही एक ताजा बम गिरा हुआ है। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस का जो क्रिमिनल्स है उन्हीं का काम है। फिलहाल ये बम ऐसे ही पड़ा हुआ है पोलिंग स्टेशन से कुछ ही दूर में। कौन या किन लोगों ने ये बम यहाँ पे रख के गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कूच बिहार में मतदान के बीच बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं का जोश देखिए। एक दूसरे की जान के प्यासे बने इन कार्यकर्ताओं ने घर के आंगन को अखाड़ा बना दिया। दोनों तरफ से लात घूंसे चलाए गए। बीजेपी कार्यकर्ता संख्या में ज्यादा थे, इसलिए चोट टीएमसी कार्यकर्ताओं को ज्यादा लगी। कूच बिहार के सिर्फ घरों में नहीं, खेतों में भी बवाल मचा था। खेत में एक तरफ टीएमसी समर्थक थे और दूसरी ओर बीजेपी समर्थक। दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हिंसा के लिए दोनों दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं पहले भी कहा कि जब तक तृणमूल कांग्रेस है तब तक वायलेंस होगा, लेकिन इस बार जैसे तृणमूल कांग्रेस वायलेंस कर रहा है, वैसे ही साधारण जो मतदाता है वो प्रतिरोध भी कर रहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप गणतंत्र के अधिकार आप छीनोगे। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार निश्चित प्रामाणिक ने चुनाव जीता था और इस बार भी बीजेपी की ओर से चुनाव मैदान में निश्चित ही है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में पहला चरण भी हिंसा से ग्रस्त रहा है, चुनाव आयोग को अगले चरण के लिए बंगाल में अपनी तैयारी सुरक्षा के लिहाज से बढ़ानी होगी। कूच बिहार से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे केजरीवाल की। एक दौर में आमरण अनशन करके जिस नेता ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, आज जेल में उनके खाने पर कानूनी और सियासी लड़ाई चल रही है। ईडी ने आरोप लगाया कि डायबिटीज से पीड़ित केजरीवाल आम, पूड़ी, मिठाई खाकर बेल पाना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के जेल में आम खाने पर अदालत में क्या क्या बहस हुई और कानूनी बहस के बाद सियासत का रुख किस दिशा में आगे बढ़ा, देखिए अगली स्पेशल रिपोर्ट में। केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना करता है। इंसुलिन नहीं दिया गया है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात की तस्दीक की गई है। क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं?
किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे जेल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट पर एक तरफ सियासी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई जारी है। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए फलों का राजा कहा जाने वाला मीठा रसीला आम एक दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन जेल के अंदर डायबिटिक केजरीवाल की डाइट में आम शामिल होने के मामले पर जब कोर्ट में बहस हुई तो ऐसे ऐसे तर्क सामने आए जिसे सुनकर आपको भी इस मसले की गंभीरता का अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले आप इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन की दलील सुनिए। जेल प्रशासन ने अदालत में बताया कि एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल को आम, चीकू, केले जैसे फल खाने से परहेज करना चाहिए। जो खाना उन्हें घर से भेजा जा रहा है उसमें भी इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। केजरीवाल की डाइट में फल का होना जरूरी नहीं है, पर वो ले रहे हैं। हकीकत तो यह है कि वो डॉक्टर के मुताबिक डाइट ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में मेरी सलाह यह है कि जेल मैनुअल के लिहाज से उन्हें घर के खाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ईडी की ओर से वकील इस पूरे मामले में पेश हुए और केजरीवाल की डाइट के बारे में कोर्ट में पक्ष रखा। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल जो डाइट ले रहे हैं वो डॉक्टर की राय के मुताबिक नहीं है। अभी भी उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसके पीछे की वजह उनकी डाइट है। केजरीवाल की डाइट को लेकर तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। इधर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल 22 साल से शुगर से पीड़ित हैं और वो हर दिन इंसुलिन लेते हैं। इसके अलावा अपनी दलीलों में केजरीवाल के वकीलों ने ईडी पर मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। केजरीवाल शुगर फ्री चाय का इस्तेमाल करते हैं, पूजा के दौरान सिर्फ एक बार आलू पूरी खाई है, लेकिन ईडी कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। राजनीतिक मंशा से मीडिया में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर झूठ फैलाया जा रहा है। ईडी का एकमात्र मकसद मीडिया ट्रायल है। मीडिया में सुर्खियां बनाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। आम को शुगर बुलेट की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि इसका शुगर लेवल राइस से कहीं कम होता है। कोर्ट में सिंघवी ने पूछा कि क्या केजरीवाल कोई गैंगस्टर है जो वो 15 मिनट अपने डॉक्टर से परामर्श नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री केजरीवाल को डॉक्टर से परामर्श की इजाजत दी जाए, उस डॉक्टर से जिससे वो इस बारे में परामर्श लेते रहते हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना और इसके बाद इस मामले में टिप्पणी की। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि 1 अप्रैल को जब आपने घर से बना खाना खाने की इजाजत मांगी थी तो उस समय आपने डाइट चार्ट दिया था, आपको उसको फॉलो करना चाहिए था। लेकिन उस डाइट चार्ट और जेल द्वारा दिए गए डाइट चार्ट में साफ अंतर नजर आ रहा है। कोर्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे खुशी होगी कि जेल अथॉरिटी अगर ये कह दे कि घर के खाने की इजाजत नहीं होगी, घर का खाना बंद कर दीजिए ताकि ये नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। ये पूरी कहानी केजरीवाल के 3 डॉक्टरों से परामर्श लेने की याचिका पर शुरू हुई थी, जिसके जवाब में ईडी ने केजरीवाल का डाइट चार्ट कोर्ट में पेश कर दिया था और उनकी डाइट को शुगर बढ़ने की वजह बताया था। अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि ईडी को केजरीवाल का डाइट चार्ट क्यों दिया गया। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है। उनके डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि वो पहले 54 यूनिट्स इंसुलिन के देते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना कर। फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट का फैसला तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को डॉक्टरों से ज्यादा परामर्श की इजाजत मिलती है या फिर उनकी डाइट बदली जाती है। अरविंद केजरीवाल के डाइट और सेहत को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो अपनी ओर से मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकता है, जो कि ये तय करे कि आखिर जेल के अंदर उनकी डाइट क्या होगी। साथ ही ये भी कि उन्हें क्या घर से खाने का मिलना जारी रहेगा या फिर जेल के खाने से ही संतोष करना होगा। अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। 2024 के चुनाव में किसकी लहर चल रही है, किसकी नहीं चल रही है, यह अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इस चुनाव में डीप फेक चल रहा है। डीप फेक सुना है ना कई बार। क्या आपने भी कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें रणवीर सिंह, आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स राजनीतिक दलों के लिए वोट मांग रहे हों? अगर ऐसा कोई वीडियो आपने देखा है तो ऐसे वीडियो पर यकीन न करना, क्योंकि ये वीडियो है डीप फेक। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन और दर को। एक्टर रणवीर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर फायर हैं।
कह रहे मोदी सरकार में उनका जीवन नर्क हो गया। दोस्त, अगर आप सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक नागरिक लखपति है। हर एक के पास कम से कम 15 लाख होनी चाहिए। दूसरी तरफ आमिर खान ने भी मोदी सरकार के 15 लाख पर मोर्चा खोल रखा है। दोनों ही एक राजनीतिक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करते दिख रहे हैं। आमतौर पर सरकारों के बारे में बोलने से बचने वाले फिल्म जगत के ये चेहरे मोदी सरकार पर आखिर इतना क्यों भड़के हुए हैं? तो इसके पीछे की सच्चाई पूरी तरह से डीप फेक है। डीप फेक यानी दोनों ही वीडियो नकली हैं, फेक हैं, जाली हैं। चाहे रणवीर सिंह हो या फिर आमिर खान, दोनों के ही वीडियो नकली हैं। और इनके साथ डीप फेक वाली साजिश करके इन्हें मोदी सरकार के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। पहली बार में कोई भी व्यक्ति रणवीर और आमिर का ये वीडियो देखकर चौंक जाएगा कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये डीप फेक यानी फर्जी वीडियो है और इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने वाली तकनीक के सहारे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, वो इन दोनों वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। इन दोनों वीडियो से कोई भी प्रभावित हो सकता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी व्यक्ति के जो वीडियोस है, ये जो आप मन चाहो उससे वो वीडियो में बुलवा सकते हैं और बिल्कुल हूबहू वही आवाज में बुलवा सकते हैं। तो इसमें AI हैज टू प्ले अ मेजर रोल, जिसमें मशीन लर्निंग होता है, जिसमें वीडियो के काफी सैंपल्स लिए जाते हैं, वॉइस के सैंपल्स लिए जाते हैं और इसको जो AI की सिस्टम होती है ये इसको स्टडी करती है। ये कितना बड़ा खतरा है उसे ऐसे समझिए कि आमतौर पर ऐसे डीप फेक वीडियो में नामी हस्तियों का इस्तेमाल होता है, जिनकी लंबी चौड़ी लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग होती है। खासकर युवा वर्ग में सेलिब्रिटीज को लेकर खासा उत्साह रहता है। आमिर खान हो या फिर रणवीर सिंह, दोनों ने अपने डीप फेक वीडियो को लेकर नाराजगी जताई है। आमिर खान ने तो इसके खिलाफ बाकायदा FIR करा दी है। दोनों को सफाई देनी पड़ रही है कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आमिर खान का डीप फेक वीडियो पहले आया था और अभी 2 दिन पहले ही वाराणसी में शूटिंग के लिए गए रणवीर के वीडियो को डीप फेक बनाकर पेश कर दिया गया। डीप फेक की यह तकनीक बहुत पुरानी नहीं है। 7 से 8 साल पहले आई इस तकनीक को शुरुआत में कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो मकसद काफी हद तक सफल भी हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये तकनीक और आगे बढ़ती गई, अब इसके दुष्प्रभाव भी दुनिया पर बड़ा खतरा बनकर मंडराने लगे हैं। आखिर इससे बचे कैसे पहचाने कि ये वीडियो फेक है? इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि आखिर डीप फेक वीडियो को कैसे पहचाना। देश की जो सबसे बड़ी खबर है वो है इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक। इजराइल से ड्रोन और मिसाइलों ने उड़ान भरी और ईरान के अलग अलग शहरों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन इस तूफान में हमले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और सवाल उठ रहे हैं, क्या ईरान में मौजूद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स ने इस मिनी हमले में बड़ी भूमिका निभाई है? क्योंकि जिन छोटे ड्रोन का इस्तेमाल एयर स्ट्राइक के लिए किया गया, उनके लिए लंबी दूरी तय करना मुमकिन तो है ही नहीं। इजराइल ने हमले के लिए आज का दिन क्यों चुना? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए अगली स्पेशल रिपोर्ट। एक 120 घंटे बाद फिर से मध्य एशिया युद्ध की आशंका से थर्रा गया। अब की बार ईरान के शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। ये धमाके इजरायली एयर स्ट्राइक के थे। इजराइल के ड्रोन्स और मिसाइलों ने ईरान के 8 शहरों पर हमला कर दिया। यह हमला इजराइल का ईरान से बदला था। बीते शनिवार को ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। इजराइल ने उसका जवाब ईरान के 8 शहरों में एयर स्ट्राइक से दिया। इजराइल ने ईरान को उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में ईरान ने बीते दिनों इजराइल पर हमला किया था। आज इजराइल के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का बर्थडे है और ईरान के 8 शहरों में धमाका नेतन्याहू का खामेनेई को धमाकेदार गिफ्ट था। नेतन्याहू ने जानबूझकर जुमे के दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक के लिए चुना।
منابع خبری از شنیده شدن صدای نسبتاً شدید در استان اصفهان خبر دادند. منبع این صدا هنوز اعلام نشده است. مقامات محلی اعلام کردند در حال بررسی موضوع هستند. इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसे इनडायरेक्टली परमाणु हमले की धमकी दे दी है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। इजराइल से इस्फहान की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है और ईरान के इस शहर पर हमले के लिए इजराइल ने लंबी दूरी की मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इस्फहान में धमाके हुए। कुछ ने तो दावा किया कि मिसाइलें परमाणु प्लांट के बेहद करीब गिरी, लेकिन कोई भी मिसाइल परमाणु प्लांट पर नहीं गिरी। हमले के बाद इस्फहान के परमाणु प्लांट में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आया। दो एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सैनिक भी थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि परमाणु प्लांट के आसपास कुछ तो गड़बड़ हुआ था। سلام، امروز 31 فروردین ساعت 5:45 منطقه زردنجان اصفهان، این کوه انرژی هسته‌ای ساعت 5:45 صبح صدای انفجار से تیر اومد। ईरान ने न सिर्फ इजराइल की एयर स्ट्राइक को खारिज किया, बल्कि इस्फहान में अपने परमाणु प्लांट के भी सुरक्षित होने का दावा किया। दुनिया भर के देशों के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने भी दावा किया कि ईरान का इस्फहान परमाणु प्लांट किसी भी तरह से खतरे की जद में नहीं है। ईरान के लिए इस्फहान शहर एक बेहद संवेदनशील शहर है, क्योंकि यहाँ पर उसका मिलिट्री एयरबेस, एक मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री के साथ साथ परमाणु प्लांट भी है। ईरान दावा करता है कि इस्फहान के परमाणु प्लांट में परमाणु हथियार नहीं बल्कि परमाणु बिजली बनाई जाती है, और सबसे खास बात, ये परमाणु प्लांट चीन की मदद से बनाया गया है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान के साथ साथ तेहरान, फोर्डो, अर्क, नतंज, खर्ग आइसलैंड, बुशेहर और बांदर अब्बास को निशाना बनाया है। ईरान पर हमले के बाद अब इजराइल की सेना ईरान को हुए नुकसान को जानने की कोशिश कर रही है। इजराइल ने सिर्फ ईरान पर ही हमला नहीं किया है, बल्कि इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की है। लेकिन जितनी बमबारी ईरान पर की गई, इराक और सीरिया में उतनी नहीं की गई। मध्य एशिया में इजराइल के हमले के बाद महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है और अब तो ये परमाणु युद्ध की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के सैन्य कमांडर ने एक दिन पहले ही संकेत दिया था कि अगर इजराइल ने उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया तो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। طرح‌های پدافند غیرعامل، استفاده از امکانات و تجهیزات بسیار. اگر هر گونه تهدیدی به اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور अपने ऊपर हुए हमले से ईरान भले इनकार करे, लेकिन उसे हकीकत पता है और बहुत मुमकिन है कि ईरान की ओर से भी इजराइल पर भीषण हमले को अंजाम दिया जाए। मध्य एशिया में बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने देशों से विनाश रोकने की अपील कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मिडिल ईस्ट खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे किसी भी खतरे को रोकना चाहिए जो लोगों को विनाश की ओर ले जाए। प्रतिशोध के खूनी सिलसिले को समाप्त करने का वक्त आ गया है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर ना तो अमेरिका कुछ बोलने को तैयार है और अब तो ईरान की ओर से भी जवाब आया है कि वो किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन ईरान अंदर ही अंदर सुलग रहा होगा, क्योंकि उसके सबसे बड़े धार्मिक नेता खामनेई के जन्मदिन के मौके पर इजराइल ने आसमान से जो तोहफे भेजे हैं वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आए होंगे और आशंका है कि ईरान इजराइल को कुछ दिनों के अंदर कोई खतरनाक रिटर्न गिफ्ट भेजे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ईरान और इजराइल के बीच ये दुश्मनी अब एक बहुत बड़े संकट में तब्दील हो गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ गई, और कैसे ईरान की दुश्मनी अब यहूदियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई बन गई है? एक तरफ है शिया बहुल मुस्लिम देश ईरान, दूसरी तरफ यहूदियों का देश इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच जो तनावपूर्ण हालात हैं, हालात इस कदर कि बड़ा युद्ध होने के आसार उठ खड़े हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे की सीमा में जाकर हमला कर चुके हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई ईरान वर्सेस इजराइल है
या फिर असली जंग यहूदी वर्सेस मुस्लिम है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इन दोनों ही देशों के इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए। जिन दो देशों की वजह से आज वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है, वो कभी दोस्त हुआ करते थे और ये दोस्ती पुरानी थी, लेकिन आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर अब डायरेक्ट अटैक में बदल चुके हैं। ईरान और इजराइल की दोस्ती की शुरुआत 1948 में उस वक्त हुई थी जब मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल नाम से एक नया यहूदी देश बना। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। तब तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था जिसने इजराइल को देश के तौर पर स्वीकार किया था। लेकिन साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान दोनों देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए और यहीं से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। उस वक्त बड़ी संख्या में यहूदी ईरान में रहा करते थे और वो यहूदियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। लेकिन ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के बाद यहूदियों को बड़ा खतरा बता दिया और इजराइल का दूतावास तक बंद कर दिया। तब से ही दोनों देशों में प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। दुश्मनी की हालत यह है कि ईरान की सेना का अहम हिस्सा IRGC इजराइल को खत्म करने और यहूदियों के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात करते हैं और इजराइल के प्रति यही नफरत ईरान को यहां तक ले आई है। वहीं इजराइल की बात की जाए तो अपने अस्तित्व के लिए फिलिस्तीन और ईरान से आज तक लड़ाई करता आया है और अब ये मुस्लिम वर्सेस यहूदियों की लड़ाई वर्ल्ड वॉर शुरू करा सकती है, क्योंकि एक तरफ ईरान के साथ कई मुस्लिम देश हैं तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। अगर युद्ध और भीषण हुआ तो कौन से देश किसके साथ आ सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। इजराइल को जहां अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों का साथ मिल सकता है, तो वहीं ईरान के साथ सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन भी आ सकते हैं। इसके अलावा रूस, जो कि सीरिया और इराक के संघर्ष के दौरान ईरान के साथ रहा, वो भी युद्ध में ईरान की मदद कर सकता है। जॉर्डन और सऊदी अरब ने भले ही इजराइल पर जा रही मिसाइलों को रास्ते में मार गिराया था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही हमास के साथ युद्ध लड़ रहे इजराइल को एक ही साथ दो मोर्चों पर बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, जो कि पूरे वेस्ट एशिया के लिए एक बड़ा खतरा बनकर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपडेट और लगातार देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।